हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में कितने डाइवर्सिटीज़ के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक बार स्नैप रिकैप लेते हैं पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंट्री साइड थी वहाँ पे 59% मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन डच स्पीकर्स की थी और 40% मतलब माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकर्स की थी। वहीं अगर कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात की जाए तो वहाँ पे 80% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकर्स की थी और 20% पॉपुलेशन जो थी वो डच स्पीकर्स की थी। मतलब क्या था कि जो कंट्री साइड थी, कंट्री की बात अगर की जाए तो वहाँ पे डच स्पीकर्स ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकर्स कम थे। लेकिन अगर कैपिटल सिटी की बात की जाए तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे और डच स्पीकर्स कम थे। तो सिनेरियो दोनों जगह पे उल्टा था। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि जो मेजोरिटी में थे डच स्पीकर्स वो पावरफुल नहीं थे, जो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकर्स वो रिच और पावरफुल थे। इससे क्या हुआ? रिच और पावरफुल होने की वजह से जो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकर्स, जो भी बेनिफिट कंट्री में होती थी, जिस चीज़ की भी बेनिफिट इनको मिलनी थी वो सबसे पहले इनको मिलती थी, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को, मतलब जो रिच और पावरफुल थे। जो मेजोरिटी में थे डच पॉपुलेशन, उनको ये चीज़ें जो भी बेनिफिट वगैरह है, एजुकेशन पॉलिसी हो गई या किसी और चीज़ की इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, तो ये सब उनको थोड़ा सा लेट मिलता था। इससे जो डच स्पीकर्स थे, जो मेजोरिटी में थे, वो नाराज़ थे। वो लोग नाराज़ थे किससे? फ्रेंच स्पीकर्स से और गवर्नमेंट से नाराज़ थे। तो धीरे धीरे 1950 से 1960s के आसपास बहुत ज़्यादा सोसाइटी में टेंशन डेवलप होने लगा। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये जो गुस्सा था, एंग्री थे जो डच स्पीकर्स, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि तो अब टेंशन तो डेवलप हो रहा था, तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कोप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया था, वो सक्सेसफुल थे कि नहीं थे, कैसे इस चीज़ को वो हैंडल करना चाहते थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, जब कंट्री में 1950 से 1960s के आसपास टेंशन डेवलप हो गया था तो बेल्जियन गवर्नमेंट जो थी उसने सारी डाइवर्सिटीज़ को चेक किया और वो ये रिकॉग्नाइज़ किया, ये पता चला उन्हें कि एथनिक डाइवर्सिटीज़ जो डिफरेंट टाइप्स की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी हो, हर टाइप की डाइवर्सिटीज़ जो है ये उन्हीं की कंट्री की हैं। तो हर टाइप्स की डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट देना, उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देना, ये ज़रूरी है। वहाँ के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर कंट्री में यूनिटी बना के रखना है तो फिर हर टाइप की डाइवर्सिटीज़, मतलब सिंपली कह सकते हो सारी कम्युनिटीज़ के जो नीड्स हैं और जो इंटरेस्ट हैं उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लीडर्स रिकॉग्नाइज्ड एथनिक डाइवर्सिटीज़, उन्होंने एथनिक डाइवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया एंड रियलाइज्ड दैट, और ये महसूस किया दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाई, मतलब कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है बाई रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबकी फीलिंग्स और सबके इंटरेस्ट को अगर रिस्पेक्ट किया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तभी कंट्री एक साथ रह सकती है, यूनाइट रह सकती है। अदरवाइज ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा, कंट्री में भेदभाव शुरू हो जाएगा। वैसा ही हुआ था ना, डच स्पीकर्स फ्रेंच स्पीकर्स को हेट करने लगे थे, एंग्री हो गए थे। तो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि लीडर्स को ऐसा लगने लगा कि सारी डाइवर्सिटीज़ अगर यूनिटी मेंटेन करनी है तो सारी डाइवर्सिटीज़ के नीड्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देना होगा। ठीक है, अब इस टर्म्स में इन बिटवीन 1970 से 1903 तक, मतलब 1970 से 1993 के बीच में, बिटवीन 1970 टू 1993 बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 टाइम्स अमेंड किया गया था। इतने शॉर्ट टाइम में 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। ये अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा था? आगे देखो, 4 अमेंडमेंट्स वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग एन अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम वो लाना चाह रहे थे दैट विल एकोमोडेट एवरीवन टू लिव इन द बेल्जियम, कह सकते हो। मतलब क्या है कि 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। रीज़न क्या था? तो दे वर सर्चिंग फॉर अ सिस्टम विच विल एकोमोडेट एवरी एथनिक डाइवर्सिटीज़
ईजिली, ठीक है, परफेक्टली कह सकते हो कि ये एक ऐसा सिस्टम चाहते थे, एक ऐसा अरेंजमेंट ढूंढ रहे थे जिससे हर एथनिक डाइवर्सिटीज़ को ईजिली अकोमोडेट करवाया जा सके। और क्या ऐसा हुआ? क्या उन्हें ऐसा अरेंजमेंट मिला? तो ऐसा अरेंजमेंट उन्हें मिला था और अब जाके बेल्जियन गवर्नमेंट इस अरेंजमेंट को फॉलो करने वाली थी। तो अब ये जो अरेंजमेंट था बेल्जियन गवर्नमेंट का, इसको हम जानते हैं बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस से, कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बेल्जियम ने कौन सा मॉडल लाया कंट्री को गवर्न करने के लिए। तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो क्या था बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस? क्या तरीका लोगों ने लाया जिससे एवरी डाइवर्सिटीज कुड अकोमोडेट ईजली? ये जो अरेंजमेंट ढूंढ रहे थे वो अरेंजमेंट इनको मिल गया। तो कैसे मिला, क्या तरीका उन्होंने अपनाया था, देखते हैं। बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या था? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स विल द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स जो थे विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहते थे लोग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जितने डच स्पीकर्स हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। और अगर इसके आगे इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो देखो एग्जाम में इतना मत लिखना, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि इफ़ एनी स्पेशल लॉज वॉज टू बी मेड, अगर कोई भी स्पेशल लॉज बनानी है तो इन दैट सिचुएशन द एसेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई एक कम्युनिटी के मिनिस्टर अगर चाहें तो उस चीज़ को पास नहीं कर सकते हैं, दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को इसको अप्रूवल देना होगा, तब जाके वो लॉ बनेगा। ठीक है, तो सिंपली पहला पॉइंट क्या कहता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? some powers of the central government was to be given to state government। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके दोनों जो बेल्जियम की दो पार्ट्स थे ना, वलोनिया और फ्लेमिश रीजन, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके इन दोनों रीजन्स की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज इट्स पावर इंडिपेंडेंटली। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स होगी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होकर अपना पावर यूज़ करेगी, जो भी पावर उसको दिया जाएगा वो इंडिपेंडेंटली यूज़ करेगी। ठीक है, तो क्या कहा गया दूसरे पॉइंट में कि सम पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टू बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो उसके अधीन नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या क्या आ गया? ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल थी कैपिटल सिटी ब्रुसेल, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जो ब्रुसेल विल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड वहाँ पे भी क्या होगा? एंड देयर विल ऑल्सो बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। अब देखो यहाँ पे फैक्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नेशनल कंट्री लेवल पे, तो कंट्री लेवल पे क्या था? डच स्पीकर्स ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकर्स कम थे, बट फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अप्रूवल दिया था कि भले ही फ्रेंच स्पीकर्स कम है फिर भी हम वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर्स भी उतने ही रहेंगे जितने डच स्पीकर्स रहेंगे। तो इसी वजह से जब ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो ब्रुसेल की गवर्नमेंट ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अप्रूवल दिया था। अब यहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ डच स्पीकर्स थे सेम नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स होने वाले थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड देयर विल ऑल्सो बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर वाज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो था, इसके साथ एक नया कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज अ गवर्नमेंट विच वॉज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट किया था? तो विच वॉज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। ठीक है, people belonging to one language community, either they can belong to Dutch or French or German। मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ से पूरा समझते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक नया कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था इसको कौन इलेक्ट कर रहा था? तो इसको इलेक्ट कर रहे थे वो पीपल्स जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पर्टिकुलर कम्युनिटी किस बेसिस पे? तो लैंग्वेज बेसिस पे।
एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले जो सिटीजन्स थे वो अपनी कम्युनिटी के लीडर को इलेक्ट करते थे। इससे क्या होता था कि डच स्पीकर्स का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, एक अलग लीडर बन गया, फ्रेंच स्पीकर्स का एक अलग लीडर बन गया और जर्मन स्पीकर्स के एक अलग लीडर बन गए। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर्स क्या थी? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच स्पीकर्स एंड हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी इसको पावर दिया गया था कि अगर कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड इशू है, कोई भी कल्चरल रिलेटेड इशू है, अपने कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कल्चर से कोई इशू है या फिर कोई भी लैंग्वेज बेस्ड इशू है, तो इसको सॉल्व करने का छूट किसको दिया गया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस था। मतलब इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बेल्जियन गवर्नमेंट जो थी उसने सारी एथनिक डाइवर्सिटीज़ को ईजिली एकोमोडेट करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा स्नैप रिकैप देखते हैं। 1950s से 60s के आसपास जब टेंशन डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे जो बेल्जियन लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर कंट्री को यूनाइट करके रखना है तो ऐसे में एवरी कम्युनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। हर कम्युनिटी के जो नीड्स हैं, हर कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उसको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। एंड बिटवीन 1970s to 1993 बेल्जियन Constitution was amended 4 times in order to get such an arrangement which will accommodate every diversities equally। मतलब 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंड किया गया ताकि हर कम्युनिटीज़ को इजिली एकोमोडेट करवाया जा सके, और तब जाके मिला था बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मतलब एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे सारी कम्युनिटीज़ इजिली एकोमोडेट हो सकती थी। क्या था ये बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस? जिसमें पहला पॉइंट कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे सेम नंबर ऑफ डच स्पीकर्स भी होंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहा गया कि एक जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स ट्रांसफ़र की जाएंगी। मतलब कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स इंडिपेंडेंटली यूज़ करेगी। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि बेल्जियम के पास एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट होगी और वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द कम्युनिटीज़ होगा। चौथे पॉइंट में कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक नई कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा बेल्जियम में। अब बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना था इसमें इलेक्शन कौन करने वाला था? तो इलेक्शन जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का दैट वाज टू बी डन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करने वाली कम्युनिटी से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात की जाए तो जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं वो एक लीडर चुनेंगे, जितने लोग तमिल बोलते हैं वो लोग एक लीडर चुनेंगे। तो इस टाइप में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी दैट हैड द पावर टू कह सकते हो टू मेक लॉज ऑन कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ठीक है, तो इस तरीके से बेल्जियन गवर्नमेंट ने पावर को जो है शेयर किया इक्वली। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। ये नहीं कि आपकी पॉपुलेशन कम है तो आपके पास पावर कम रहेगी, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास पावर ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सबको इक्वल ट्रीट किया गया और एज ए रिजल्ट हुआ क्या? सारी एथनिक डाइवर्सिटीज़ ईजिली एकोमोडेट हो गई। इनका जो ये तरीका था जिसकी ये कोशिश कर रहे थे 4 बार अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सक्सेसफुल रहा और इस नई मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बेल्जियम में एक कह सकते हो पीस इस्टेब्लिश हुआ। जो उथल पुथल हुआ था, जो टेंशन डेवलप हुआ था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये थी पूरी आपकी बेल्जियम की कहानी कि कैसे एथनिक कंपोजिशन वहाँ पे था, एथनिक कंपोजिशन से कैसे दिक्कतें शुरू हुई और फाइनली बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस आया जिसमें पावर को ट्रांसफ़र करके, पावर को शेयर करके बेल्जियन गवर्नमेंट ने सबको इसलिए एकोमोडेट करवा दिया था। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की, कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन कैसी है, और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या तरीका अपनाया था वहाँ की एथनिक कंपोजिशन को एकोमोडेट करवाने के लिए, वो सक्सेसफुल थे कि नहीं। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।